प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी ट्रिपल पेट की परीक्षा तिथि निश्चित कर दी गई है। हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं और आज हम लोग रसायन विज्ञान से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल के गठन से लेकर के और आज तक की डेट में पूछे गए प्रश्न हैं। सबको एक एक करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे पेट में आने वाले एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आपका पूरा मिल जाएगा और आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के साथ देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करते जाइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाले दिनों में बहुत सारी फ्री की क्लासेस आपको मिलेंगी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आपके फ्यूचर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। परमाणु संरचना से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए, ऐसा नहीं कि बहुत स्टैंडर्ड लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा क्यों है कि आपकी योग्यता हाई स्कूल स्तर की रखी गई है। याद रखिएगा, योग्यता हाई स्कूल स्तर की रखी गई है और यह स्पष्ट तौर से बताया गया है कि आपका पेपर हाई स्कूल स्तर का ही पूछा जाएगा। बात मेरी समझ पा रहे हैं? तो ये चीज़ें हर वक्त याद रखें, बहुत टफ पढ़ करके कहीं आपका नुकसान ना हो जाए। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दें। चलिए बताइए, रदरफोर्ड ने जो है किसकी वो किया था। एक सेकंड रुक जाइए। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। किसने? रदरफोर्ड ने की थी। चलिए आगे आ जाते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड एक अंग्रेज भौतिक वैज्ञानिक थे। क्या थे? भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रोटॉन की खोज की और यह सिद्ध किया कि सभी परमाणुओं में प्रोटॉन होते हैं। यूजीन गोल्डस्टीन, किसने? यूजीन गोल्डस्टीन ने कैनाल किरणों या एनोड किरणों की खोज की थी। किसने? यूजीन गोल्डस्टीन ने कैनाल किरणों तथा एनोड किरणों की क्या की थी? खोज की थी, जो कि धनात्मक आयनों से निर्मित किरणपुंज होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तरल पदार्थों की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह से होता है? कह रहा, तरल पदार्थों की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह का होता है, यानी परमाणु किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। तो आप कहेंगे बहुत करीब करीब पाए जाते हैं। क्या होता है? बहुत बारीक बंधों से बंधे होते हैं, यानी बहुत करीब करीब पाए जाते हैं। किसमें? ठोस में। ठीक है, ठोस में सबसे पास पास, द्रव में थोड़ा दूर दूर और गैस में सबसे दूर दूर उसके कण पाए जाते हैं। तरल पदार्थों की तुलना में ठोस पदार्थों के परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वे एक दूसरे से मजबूती से बंधे रहते हैं। इसी कारण ठोस पदार्थों का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? कह रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है। आपको बताना होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है। जल्दी से आंसर बता दीजिए। जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने किया था। जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी तथा रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। ये तीन के तीनों इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ना सिर्फ पेट की परीक्षा में बल्कि आगे आने वाले आपके और भी जो एग्जाम है पेट यूपी ट्रिपल के या यूपी पुलिस के, उन सब में भी पूछे जाने की संभावना है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने किया था। जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की। कब? 1932 में न्यूट्रॉन की। सन से बहुत मतलब नहीं है, नाम इससे मतलब है। न्यूट्रॉन की खोज की और रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज की थी। ठीक है, कह रहा मैडम क्यूरी ने किसका आविष्कार किया था? मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की, आविष्कार किया। क्वांटम सिद्धांत को मैक्स प्लैंक ने किसको दिया था? क्वांटम सिद्धांत को। हवाई जहाज राइट ब्रदर्स या राइट बंधु आप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सरे किरणें रोएंटिजन और सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन। कल मैंने आपके फिजिक्स वाले वीडियो में ऑल इन वन की जो फिजिक्स की सीरीज थी उसमें हमने आपको सब कुछ समझाया था। उसी तरह से आज केमिस्ट्री में मैं आपको बता दूं, इन सभी डिस्कवरी वाले लोगों का नाम आप याद रखें, यहाँ से आपके एक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आपकी अगली सीरीज जो आने वाली जो विज्ञान के बाद हम लोग भारत का भूगोल, फिर विश्व का भूगोल, भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे मतलब भारत इतिहास में, फिर आधुनिक भारत का इतिहास, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे अर्थव्यवस्था, आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका
बताइए, जल्दी बताइए। अर्थव्यवस्था के बाद कौन सा टॉपिक है आपका? संविधान। संविधान को खत्म करने के बाद हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सबको एक साथ रख करके, ठीक है, किसको करने वाले हैं जल्दी बता दी। करंट अफेयर्स के 10 नंबर आएंगे करंट अफेयर्स के, फिर हिंदी के सभी चैप्टर, और हिंदी के बाद तुरंत बाद हम लोग किस में आ जाएंगे जल्दी से बता दीजिए। हिंदी के तुरंत बाद हम लोग किस में प्रवेश करने वाले? मैथ के एक एक चैप्टर में, और फिर रीजनिंग के। मैंने कहा था कि हम सारी सीरीज को आपको इसी तरह से एडजस्ट करके दे देंगे, और सबको मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको एक साथ ये भी बताया था कि आप मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि वह सीरीज सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएगी किस तरह का क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन जीएस के जितने पोर्शन हैं वह पोर्शन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आप जरूर कर लें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अपने मित्रों को भी शेयर करने से ना चूकें, ठीक है। न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है, कह रहा है न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है की खोज किसने की थी? तो आप कहेंगे जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। किसने? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने 1932 में आवेशित कण न्यूट्रॉन की खोज की। कुछ प्रमुख आविष्कार तथा उनके आविष्कारक निम्न है। कुछ प्रमुख आविष्कार तथा उनके आविष्कारक क्या हैं? निम्न है, नीचे नाम दिए गए हैं। तो आप बताएंगे कैलकुलेटर, रेडियो टेलीग्राफ, टेलीफोन, डायनामाइट, परमाणु सिद्धांत और जेट इंजन और राडार। अब यहाँ पर अगर आ जाए तो कैलकुलेटर की खोज किसने की थी? तो आप कहेंगे बी पास्कल ने। कैलकुलेटर की खोज किसने की थी? बी पास्कल ने, ठीक है। रेडियो और टेलीग्राफ की मार्कोनी ने, ठीक। टेलीफोन की ग्राहम बेल ने, डायनामाइट की अल्फ्रेड नोबेल ने। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, परमाणु सिद्धांत का डाल्टन ने, जेट इंजन का फ्रैंक व्हीटल ने, और उसके बाद राडार का अल्बर्ट टेलर ने। इन्हें आपको याद करना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, हम इसका पीडीएफ आपको भेज देंगे 8004109989। इस पर आप हमें लिख करके पेट लिख करके व्हाट्सअप करिए, हम आपको इसका पीडीएफ जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। देखिए ये स्पेशल पेपर में पूछा गया था, प्रोटॉन का द्रव्यमान संयुक्त चिकित्सा परीक्षा में, ठीक है। तो आपसे इतने टफ पेपर की उम्मीद नहीं की जा सकती। हालांकि आप याद रखें 1.67, बस इतना याद रखिए 1.67 इंटू 10⁻⁴ ग्राम आपका आंसर मिल जाता है। हालांकि 67 कहीं नहीं दिया गया, तो 1.6724 इंटू 10⁻, देखिए यहाँ पे एकदम सटीक आंसर दिया गया दोनों में। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सही होगा? फर्स्ट वाला सही हो जाता है। 1.6726 इंटू 10⁻14 ग्राम आपका सही आंसर बनता है। प्रोटॉन अति सूक्ष्म धनावेशित कण है। प्रोटॉन पर एकांक धनावेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6726 हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है। आपको बताना हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है। कौन समान है? तो आप बताएंगे परमाणु भार। दोनों का क्या है? परमाणु भार समान है। राजस्व निरीक्षक में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसे हम इंपॉर्टेंट की श्रेणी में तीसरा क्वेश्चन रखते हैं, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। एक तो मैंने एक खोज वाला रखा आपका कि इस खोज को आप याद रखें, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में पूरी जितनी खोज यहाँ पे बताई गई हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट की श्रेणी में हम इसको रखते हैं हीरा और ग्रेफाइट को। हम 15 क्वेश्चन आपको बताएंगे और हम उम्मीद करेंगे वो 15 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें क्या समान होगा? परमाणु भार, ठीक है। हीरा तथा ग्रेफाइट दोनों ही परमाणु कार्बन के अपरूप हैं। इन शब्दों में कहा जा सकता है कि दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने, इनका परमाणु भार समान होता है। हालांकि इन दोनों की विद्युत चालकता, क्रिस्टल संरचना और घनत्व भिन्न भिन्न होते हैं। जल के हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार क्या होता है? कह रहा भार का अनुपात जल का कितना होता है? तो आपका अनुपात बताना है, ठीक है। अनुपात औसत के अकॉर्डिंग आपका हो जाता है 1:8। कितना होता है? 1:8 आपका सही आंसर ही होगा। और ये आपका तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ग्रेफाइट हीरा का शुद्ध क्रिस्टली अपर रूप है। ये कहाँ से आ गया भाई? अच्छा, ये पीडीएफ आपका चेंज हो गया, ठीक है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार 1:8 है। जल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 तथा ऑक्सीजन की 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 तथा ऑक्सीजन का परमाणु भार 8 होता है। किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है? किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है? तो आपसे कहा जाता है गैलियम की परमाणु संख्या क्या है? 31 होती है। चलिए, काम्पटन प्रभाव। काम्पटन प्रभाव निम्न में से किसमें
होता है। कॉम्पटन प्रभाव निम्न में से किस में होता है? तो कॉम्पटन प्रभाव किस में देखा जाता है? तो आप कहेंगे यक्स किरणों में देखा जाता है। किस में देखा जाता है? यक्स किरणों में। ध्यान दीजिएगा, जब किसी प्रोटॉन को किसी पदार्थ पर डाला जाता है तो वह फोटॉन पदार्थ के इलेक्ट्रॉन से टकराता है और टक्कर के बाद फोटॉन का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन द्वारा फोटॉन के प्रकीर्णन को कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। कॉम्पटन प्रभाव से एक्सरे किरणों के तरंगदैर्घ्य में वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो आप कहेंगे ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। परमाणुओं, आयनों व अणुओं द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसे सोडियम, ठीक, ऑक्सीकरण हो गया। धातुएं, खनिज और अयस्क। धातुएं, खनिज और अयस्क। ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व का बना है? ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व का बना है? तो आप कहेंगे किस तत्व का बना है? तो आप कहेंगे तुरंत कार्बन का। किसका? ग्रेफाइट किसका बना है? ये आपका 4th नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका बना हुआ है? कार्बन का। ठीक, ग्रेफाइट कार्बन का शुद्ध क्रिस्टलीय अपर रूप है। इनमें क्रिस्टल से कार्बन परमाणु सम अष्टभुजों की परतों में व्यवस्थित होते हैं। इनके परतों के मध्य क्षीण वांडरवाल्स बल उपस्थित होने के कारण ग्रेफाइट नर्म और स्नेहक होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। सिलिकॉन एक उपधातु है। उपधातु वे तत्व होते हैं जो धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। इनका परमाणु क्रमांक 14 तथा सिंबल SI होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है? लेड का चिन्ह है। शीशे का चिन्ह कौन सा है? तो आप कहेंगे PB। PB क्या है? लेड का चिन्ह होता है। लेड एक रासायनिक तत्व है जिसका संकेत PB है। इसे लैटिन भाषा में प्लम्बम से लिया गया है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 82 होता है। यह एक भारी तत्व है। इसका गलनांक 327.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शरीर के अंदर इसका प्रवेश स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए जब मैगी नूडल पे क्या हुआ था, नेस्टले के जो मैगी नूडल आते थे उस पर क्या हुआ, लेड की मात्रा उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। लेड डाला जाता था शीशा, जिससे उसकी चमक आती है। तो जब शीशा की मात्रा बढ़ा दी गई तो क्या हुआ कि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, जिससे नेस्टले पे आपने देखा होगा प्रतिबंध लगा था मैगी पे। ठीक है, चलिए, किसके प्रयोग के जरिए धातुओं की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती? कह रहा किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती? तो आप कहेंगे विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण के कारण। विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण के कारण प्राप्त की जाती है। विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रक्रिया का प्रकार है। इसमें उच्च प्रक्रियाशीलता की धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इत्यादि को उसके अयस्कों से अलग किया जाता है। देखिए, टोटल हम लोग जानते हैं 18 पूछ रहा 18 कैरेट का सोना है। ठीक है, उसमें कितना तांबा या चांदी मिलाएगी आपको यही बताना है। देखिए, इसके निकालने का तरीका मैंने आपको करके दिखाया कि 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है। हमसे कह रहा है 24 कैरेट का सोना शुद्ध है। मैथ में पढ़ लेते हैं साथ में। इसके साथ 18% हमसे कह रहा है कि 18% हमको बनाना था। हम इसका अंतर निकाल लेंगे तो 6 आता है। हमारा आधार क्या होगा? 24 कैरेट, चूँकि हमको इस पर निकालना है। और हम क्या करेंगे? परसेंटेज निकालना, 100 से गुणा कर देंगे। अगर हम 6 से इसको काटेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा। और 4 से इसको काटेंगे तो 4 25 जा क्या होता है? 25 जा 100 होता है। तो 25% आपका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। ठीक है, कितना प्रतिशत होता है? 25% तांबा या चांदी जो भी मिलाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ना चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? कह रहा है ना चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है। कौन सा पदार्थ? टेफ्लॉन है। उसका नाम क्या है? टेफ्लॉन है। और यह परीक्षा की दृष्टि से आपका 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का व्यापारिक नाम है। टेफ्लॉन क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का व्यापारिक नाम है, जिसे वर्ष 1944 में रजिस्टर कराया गया था। यह संश्लेषित फ्लोरोपॉलीमर है। इसमें फ्लोरीन के अणु मिले रहते हैं। यह समानता न चिपकने वाले बर्तनों की सतह पर लेपित किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में ठीक है, सल्फेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है। किसका? तो आप कहेंगे कैल्शियम सल्फेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है। कैल्शियम सल्फेट का क्या होता है? एक महीन पाउडर होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इसका फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होता है? ये आपका छठा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये आपको याद रखना है। बाकी इसके चक्कर में मत पड़िए। यह मूर्तियाँ, मॉडल आपके क्या कहते हैं उसको, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए किसको? जब आपकी चोट लग जाती है तो प्लास्टर लगाने के काम कर आता है। ठीक है, चलिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका उत्पाद है? कैल्शियम का उत्पाद है। किसका उत्पाद है? कैल्शियम का उत्पाद है। निम्नलिखित विकल्पों में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्लास 8 में है। प्लास्टिक चैप्टर कहाँ पे? क्लास 8 के NCERT में। क्वेश्चन में या माध्यमिक बुकों में क्लास 8 में प्लास्टिक दिया गया है, तो वहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक के बारे में चर्चा है। इसलिए यह आपका 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जहाँ से प्रश्न आपका उठ सकता है। याद करिएगा, निम्नलिखित में से किन विकल्पों में केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होता है? तो आप कहेंगे बेकेलाइट में और इपाक्सी रेजिन में। बस आप बेकेलाइट याद रखिए, आपका आंसर हो जाएगा बेकेलाइट और इपाक्सी रेजिन में। चूंकि ऑप्शन ऐसा पूछा गया है तो आप याद रखिएगा दोनों का नाम बेकेलाइट और इपाक्सी रेजिन में, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पाई जाती है। दिए गए विकल्प में बेकेलाइट और इपाक्सी रेजिन के में केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होती है। इसके अलावा बल्कीकृत रबर, ड्यूरोप्लास्ट, मेलामाइन रेजिन, पॉलीमाइड्स भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं। कह रहा है इसके अलावा थर्मोसेटिक प्लास्टिक कौन होते हैं? ड्यूरोप्लास्ट, मेलामाइन रेजिन, पॉलीमाइड्स और थर्मोसेटिक प्लास्टिक के क्या हैं? उदाहरण होते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? अब फिर देखिए यहाँ पे, तो आपका क्या आ गया? बेकेलाइट। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न कौन है? बेकेलाइट है, और आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। आप इस बात को हर वक्त ध्यान दें और कोशिश करें कि इस तरह के प्रश्नों को आप करते रहें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। चलें आगे बढ़ जाएं। चलिए, त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? कह रहा त्वरित चांदी किसका उत्पाद है? तो कहेंगे पारा का उत्पाद है। किसका उत्पाद है? पारा का। पारा को क्विक सिल्वर यानी त्वरित चांदी भी कहते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 80 है। यह प्रकृति में अल्प मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रमुख अयस्क सिनेबार है। यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। कैलामाइन का एक अयस्क है। कैलामाइन एक अयस्क है। किसका? कैलामाइन एक अयस्क है। किसका है? तो जस्ता का है। किसका है? जस्ता का है। किसका है? जस्ता का। कैलामाइन एक अयस्क है। किसका? जस्ता का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कैलामाइन जस्ता का एक अयस्क है। टिन, मैग्नीशियम तथा तांबा का अयस्क क्रमशः नीचे दिया गया है। और यह क्वेश्चन हमारा 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे नहीं, इसकी व्याख्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, इतने ही आप अगर याद कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, अयस्क जो है। ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क जो होता है वह बॉक्साइट है और कोरेंडम है। कौन है? बॉक्साइट और कोरेंडम है। ठीक, कैल्शियम का चूने का पत्थर है, जिप्सम है। सोना का सिल्वेनाइट है और पेटजाइट है। सीसा का गैलेना है और सेरुसाइट है। ठीक है, सेरुसाइट है। लोहा का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है। और चांदी का सिल्वर ग्लांस है और अर्जेंटाइट। क्या है? अर्जेंटाइट है। इस प्रकार से आप इनकी व्याख्या जरूर याद रखिएगा। अगर आपको PDF चाहिए, मैंने बताया आपको 8004109989 पे आप हमें व्हाट्सअप करेंगे। पेट लिख करके, ये लास्ट में 9 है, पेट लिख करके आप व्हाट्सअप करेंगे, हम आपको PDF सेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? तो मैग्नीशियम सल्फेट होता है। क्या नाम होता है? मैग्नीशियम सल्फेट होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ये आपका 9वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। आप में से बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे। किससे बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, विद्युत के बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सामान्यतः टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च, लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टंगस्टन से बने हुए फिलामेंट से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह प्रकाशित हो जाता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन है? तो आप कहेंगे
टंगस्टन है। सबसे ज़्यादा उपयोग किसका करते हैं? टंगस्टन का उपयोग करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? यहाँ पे आपको बताना कौन सा ठोस है, तो आप कहेंगे आयोडोफार्म क्या है? ठोस है। आयोडोफार्म क्या है? आयोडोफार्म एक पीला क्रिस्टली ठोस पदार्थ है। इसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र CHCl3 है। यह रंगहीन सुगंधित तरल पदार्थ है। इसका प्रयोग शल्यक्रिया के लिए रोगी को मूर्छा की स्थिति में पहुंचाने में किया जाता है। एथिल एक प्रकार का एल्कोहल है। इसका उपयोग वर्निश, पॉलिश, दवाओं के घोल आदि बनाने में होता है। ईथर का प्रयोग तेल, वसा, गोंद, रेजिन आदि के विलायक के रूप में विस्तृत रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? कह रहा कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो आप कहेंगे कैडमियम। कौन है? कैडमियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। क्यों? आगे मैं बता रहा हूँ। सामान्यतः वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक 83 से अधिक होता है, ठीक है, एक अपवाद है, टेनेटियम अपवाद है, तो उसे रेडियोधर्मी कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, कैडमियम आपको याद रखना है। रेडियोधर्मी तत्व कौन से हैं? यूरेनियम क्रमशः यहाँ पे रेडियोधर्मी तत्व प्रदर्शित करते हैं। कौन सा? यूरेनियम परमाणु क्रमांक 92, रेडियम परमाणु क्रमांक 88, थोरियम परमाणु क्रमांक 90 रेडियो एक्टिव तत्व हैं। तीन आपको याद रखना, रेडियम, थोरियम और एक और है रेडियम, थोरियम और यूरेनियम। रेडियम, थोरियम और यूरेनियम आप याद रखिए, ये आपके कैसे रेडियो एक्टिव तत्व हैं। बाकी कोई होगा तो उसे आप अलग कर देंगे। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा? अभी देखिए मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। बॉक्साइट देखिए पूछ लिया गया। कौन सा? बॉक्साइट आपसे क्या हुआ? पूछ लिया गया, तो आप आंसर बता देंगे। इसका क्या होगा? बॉक्साइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, भारी मशीनों में किसको लुब्रिकेंट के स्वरूप में प्रयुक्त किया जाता है? लुब्रिकेंट मतलब चिपचिपा पदार्थ, जैसे मोबिल आप लगाते हैं ना, वैसे लुब्रिकेंट कहते हैं। तो कह रहा है भारी मशीनों में किसको लुब्रिकेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो आप इसका आंसर बता देंगे। किसको लगाते हैं? ग्रेफाइट को लगाते हैं। किसको लगाते हैं? ग्रेफाइट को लगाते हैं। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट की श्रेणी में जाता है, 9वां क्वेश्चन, और हम 15 क्वेश्चन बताने वाले हैं आपको। ठीक है, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। यह स्लेटी रंग का एक चिकनी चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है। इसमें पूर्ण चूर्ण का प्रयोग भारी मशीनों में स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। पेंसिल की लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पेंसिल का लीड बनता है किससे? ग्रेफाइट से। किससे बनता है? ग्रेफाइट से बनता है। पेंसिल की लीड किससे बनती? ग्रेफाइट से। और उसके बाद आ जाते हैं, चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? चंद्रमा की सतह पर टाइटेनियम पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? टाइटेनियम पाया जाता है। याद रखिएगा, चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? राजस्व निरीक्षक में पूछा गया, आपसे भी पूछा जाएगा, टाइटेनियम पाया जाता है। चंद्रमा की सतह पर विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जिसमें से सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व है। उसके पश्चात सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, लोहा है, मैग्नीज है, कैल्शियम और टाइटेनियम पाया जाता है। चूँकि ऑप्शन में यहाँ से टाइटेनियम ही दिया गया था, तो हम टाइटेनियम को अपना आंसर बनाएंगे। किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? कह रहा है किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, तो आप आंसर बता देंगे किस उद्देश्य से किया जाता है, तो आप कहेंगे फोटोग्राफी के उद्देश्य से। किससे? पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। किसके लिए? फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है, तो आपको बताना होगा कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है, तो आप जल्दी से बता दीजिए किसका अयस्क है, तो आप कहेंगे कार्नालाइट पोटेशियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? पोटेशियम का अयस्क होता है। चलिए, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड हैं। शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड हैं, तो यह क्वेश्चन आपको सबको नंबर दिया गया था, देख लेते हैं। शुष्क सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है जो कम बिजली से चलने वाली पोर्टेबल विद्युत युक्तियों जैसे टार्च, कैलकुलेटर आदि में प्रयोग होते हैं। इनमें द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके कारण इसे शुष्क सेल कहा जाता है। सामान्यतः प्रयोग में आने वाला शुष्क सेल वस्तुतः एक जिंक कार्बन बैटरी होती है, जिसे शुष्क लांकेलास सेल भी कहते हैं। इसमें जस्ते का प्रयोग एनोड के रूप में तथा कार्बन की छड़ों का प्रयोग कैथोड के रूप में करते हैं। आयोग ने इस उत्तर को डी माना है। ठीक है, आयोग ने इसका क्या माना है? डी माना है, लेकिन ये आपका 100% सही नहीं हो सकता है, विरोध होने पे डी माना गया। जंग लगने पर लोहे का भार, आपका 10वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जंग लगने पर आपके लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है? बढ़ता है। रस्टिंग लौह ऑक्साइड होता है, जो जब लोहे में जंग लगता है तो उस लोहे का भार ऑक्सीजन के भार के बराबर बढ़ जाता है, जिससे लोहे मिश्रित हो जाता है और इसका वजन क्या होता है? बढ़ जाता है जंग लगे हुए लोहे का। जब लोहे की कील में जंग लग जाए तो कील का वजन बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाता है, यानी बढ़ता है। आपका पहला ऑप्शन हो जाता है। चलिए, किसी
कौन सी धातु ठंडे पानी में प्रतिक्रिया नहीं करती लेकिन गर्म करने पर वाष्प में प्रतिक्रिया करती है? कह रहा कौन सा ऐसी धातु है जो ठंडे पानी में प्रतिक्रिया नहीं करती लेकिन जब गर्म करते हैं तो प्रतिक्रिया करती है? तो उस धातु का नाम आपको बताना, वह धातु क्या हो जाती है? तो आपका ऑप्शन हो जाता है बी। और यहाँ पे एल्युमिनियम, जिंक तथा आयरन ऐसी धातुएं हैं जो ठंडे या गर्म पानी पे, देखिए एल्युमिनियम, जिंक और आयरन कुछ ऐसी धातुएं हैं जो ठंडे गर्म जल में प्रतिक्रिया नहीं करते किंतु गर्म करने पर वाष्प प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, इसका वाष्प जो होता है प्रतिक्रिया करता है। मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट का आपको फार्मूला बताना है। तो मैग्नेटाइट का फार्मूला होता है Fe3O4, Fe3O4। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्ग होती है? आघात वर्ग मतलब पीटने पे लंबा होता जाएगा, जितना पीटेंगे उतना बढ़ता जाएगा। तो सोना और चांदी पीट करके पतले से तार के रूप में बदल करके उसकी डिजाइन काटी जाती है। तो बिना सोचे समझे आप सोना चांदी पे क्या लगा देंगे? जल्दी बताइए, टिक कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे को सबसे उसके यौगिक में विस्थापित कर सकता? कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिक में विस्थापित कर सकता? तो आप कहेंगे वह तत्व कौन है? तो तत्व हो जाता है आपका जस्ता। कौन हो जाता है? जस्ता हो जाता है। वह तत्व कौन सा? जस्ता है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा? तो आप कहेंगे फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन है। ठीक है, मिश्र धातुओं से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको करना है। चलिए एक एक करके आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, अपने मित्रों को शेयर करते रहें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? कह रहा किसका होना आवश्यक है? तो आपका आंसर हो जाता है पारा। किसका होना आवश्यक है? तो आपका आंसर हो जाता है पारा। कह रहा है यहाँ पे देखते हैं, पारा, जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छिद्रों में भरा जाता है। बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? कह रहा है निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कौन सा बर्तन बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो सोदर क्या होता है? सोल्डर होता है। आपने देखा होगा तांबा, पीतल, तांबा और जिंक की मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और निकिल की मिश्र धातु है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। पीतल मिश्रण है, यह आपका 11वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 11वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आपका पूछा जा सकता है, इसे याद रखिएगा। पीतल मिश्र धातु किसका है? तो आप कहेंगे जस्ता और तांबा का। किसका? जस्ता और तांबा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? तो लोहा, निकिल और क्रोमियम का। किसका? लोहा, निकिल और क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील धब्बा रहित इस्पात एक मिश्र धातु है जिसका संगठन तत्व इस प्रकार है। आयरन 89.4%, क्रोमियम 10.0%, मैग्नीज 0.35% और कार्बन इतना। ठीक है, इतना ज़्यादा टफ आपसे नहीं पूछा जाएगा। आ जाइए अधातुएं देख लेते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा जाता है? आइसोटोप की श्रेणी में। किसको रखते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम को किस में रखते हैं? आइसोटोप की श्रेणी में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? तो आप कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आप कहेंगे नाइट्रोजन गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापी और रक्त किरणों की रेंज के अतिरिक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और ओजोन आज पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं, जबकि नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड अप्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को बढ़ाती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कह रहा कौन सा ऐसी है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपका आंसर हो जाता है ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कह रहा कौन सा यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? कह रहा मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है। तो देखिए मीथेन कहाँ से निकलते हैं? मोटर वाहन से, पशुधन से, धान के खेत से, गन्ने के खेत से। तो आप यहाँ कहेंगे कि प्राकृतिक गैस से चलने वाले मोटर वाहन मीथेन गैस का उत्सर्जन के स्रोत होते हैं। पशुधन, धान के खेत, गन्ने के खेत इत्यादि मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। अतः उपयुक्त विकल्प में सभी सही दिए गए हैं।
एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर कह रहा है इसका क्या होगा। तो इसको जो पानी में मिलाते हैं तो पानी के हिमांक को कम करता है और पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। पानी के हिमांक को कम करता है, उसके क्वथनांक को बढ़ा देता है। जब बेकिंग पाउडर को पानी मिलाया जाता है, जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो गैस निकलती, कौन सी गैस निकलती? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, यह आपका बड़ा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है? हैबर प्रोसेस की विधि से क्या उत्पादित किया जाता है? तो आप कहेंगे हैबर प्रोसेस की विधि से अमोनिया का उत्सर्जन किया जाता है। किसका? अमोनिया का उत्सर्जन किया जाता है। किसका? अमोनिया का। चलिए, गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही उसका निश्चित आकार। गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकार। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? सही ऑप्शन हो जाता है। मोटर वाहन की बैटरी में गैस कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं? मोटर वाहन की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, 13वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया जो आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विट्रियल का तेल किसे कहते हैं? विट्रियल का तेल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। विट्रियल का तेल किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। राजस्व निरीक्षक में पूछा गया, आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील है? कह रहा कौन सा तरल पदार्थ यहाँ पे सर्वाधिक ज्वलनशील है? यहाँ पे 4 दिए गए हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा ज्वलनशील कौन है? पेट्रोल है। सबसे तेज आग पकड़ने वाला कौन है? पेट्रोल है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपका 13वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए, एक फ्रिज में शीतलक है, कह रहा आपके फ्रिज में जो ठंडा करता है उसे क्या कहते हैं? उसे फ्रीआन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री आन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री आन कहते हैं। उसके बाद कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में ही पाई जाती है? कह रहे कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में ही पाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाता है ब्रोमीन। कौन सा? ब्रोमीन। चल, खाना पकाने की गैस में 90% से अधिक रहता है। खाना पकाने की गैस में 90% से अधिक क्या रहता है? ब्यूटेन रहता है। क्या रहता है? ब्यूटेन रहता है। क्या रहता है? ब्यूटेन रहता है। ये तो थोड़ा सा, एक मिनट। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी हाइड्रोकार्बन का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इस ईंधन के रूप में खाना पकाने में प्रयोग किया जाता है। एलपीजी मुख्यतः ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण है। इसमें लगभग 60% ब्यूटेन और 40% प्रोपेन होता है। ठीक है, यहाँ पे 60% होना चाहिए, लेकिन चूंकि ऑप्शन में 60% जगह 80% दिया था, तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। 60% क्या पाया जाता है? ब्यूटेन पाया जाता है, 40% प्रोपेन पाया जाता है। प्रश्न में खाना पकाने की गैस में 90% से अधिक पूछा गया, तो 90% से अधिक पूछा गया, जो कि त्रुटिपूर्ण है। कह रहा प्रश्न क्या है आपका? त्रुटिपूर्ण है, लेकिन आयोग ने आंसर किसको माना था? ब्यूटेन को माना था, तो हमने ब्यूटेन को आंसर आपको बता दिया, लेकिन आयोग ने इसे, एक क्वेश्चन गलत है। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? 14वां आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो लाफिंग गैस आप कहेंगे नाइट्रस ऑक्साइड को। किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। किसको कहते हैं? लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन का एक यौगिक है। यह थोड़ी सी मात्रा में सूंघने पर एक अजीब संवेदना उत्पन्न होती है, जिससे मनुष्य हंसने लगता है। जिसके पहले इसका उपयोग दंत चिकित्सा में हल्के निश्चेतक के रूप में किया जाता था। हास्य गैस क्या है? हास्य गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड है, जो आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए। लाफिंग गैस फिर वही है, तो आप कहेंगे लाफिंग गैस में किसका यौगिक होता है? तो आप कहेंगे लाफिंग गैस में नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। कौन से? नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू, इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू 30 के आधार पे आती है। कितना आती है? 30 आती है। एसीटोन और मिथाइल एल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी निम्नलिखित तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे आंशिक आसवन की। कौन सी? आंशिक आसवन तकनीकी का उपयोग किया जाता है। आगे आ जाते हैं, अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस। कह रहा है हरे फल को जब आप कृत्रिम तरीके से पकाते हैं, मतलब वो नेचुरली ना पके, आप उसको मिला करके पका देते हैं, तो आप मुख्यतः डालते क्या? कार्बाइड। मार्केट का नाम क्या है? कार्बाइड। आप जाते हैं, कहते भैया कार्बाइड दे, तो दुकानदार दे देता, आप ले डाल देते हैं, पक जाता फल। लेकिन उसका गैस पूछ रही, कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आप कहेंगे एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होती है। कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होती है। कौन सी? एसिटिलीन। और फुल फॉर्म इसका जो रासायनिक सिंबल है क्या होता है? C2H2। क्या है? C2H2 है इसका रासायनिक सूत्र। चलिए, डिनेचर्ड, डिनेचर्ड मतलब होता है विकृत। ठीक है, विकृत कृत। ठीक,
एल्कोहल क्या है, कह रहा है यानी खराब एल्कोहल क्या होता है, तो आप कहेंगे एथेनॉल और मेथेनॉल। एथेनॉल और मेथेनॉल कैसे हैं, डिनेचर्ड एल्कोहल हैं, कैसे हैं, डिनेचर्ड एल्कोहल होते हैं। चलिए, C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, C2H6 एल्केन है, क्या है, एल्केन है। आपका 15वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि अभी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या हो गया आपका, एल्केन हो गया। C2H6 क्या है आपका, एल्केन होता है। हाइड्रोकार्बन कैसा है, एल्केन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना होता है, कह रहा ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप जो होता है, इस पे सबको नंबर मिला था, देखिए स्टार लगा है, चूंकि इसमें कुछ ना कुछ गलत होगा, देखते हैं क्या गलत है। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप क्रिटिकल टेम्परेचर -118.6 यानी 118.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अतः उत्तर के रूप में कोई भी विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता। यूपीटीपीएससी ने अपने उत्तर पत्रक में डी के को सही माना है, जबकि डी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि विकल्प में -118.6 के स्थान पे 118.8 आंसर दिया गया है। अगर आप इतना ज़्यादा माइन्यूट लिख चलते हैं, लगभग में तो आप आंसर बता सकते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप पूछा जाएगा तो आप वहाँ पे आंसर में तुक्का नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए था देखिए -118.6 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए था, और ये प्लस में है, तो इतना बड़ा डिफॉल्ट कैसे सही हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका गलत है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर डी मान लिया है, जो कि उस समय बाद में इस पर विरोध हुआ होगा। कौन सा पेपर है, कौन सी भर्ती है, तो इसमें विरोध हुआ ही होगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, ऑक्सीजन खोज प्रिस्टले ने की थी। किसने की थी, प्रिस्टले ने की थी। तो आपका आंसर इधर आ जाएगा। तो आपका ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ऑप्शन नंबर बी में थे। कौन से, जोसेफ प्रिस्टले ने की थी 1774 ईस्वी में। हालांकि इसकी खोज 1772 ईस्वी में स्वीडिश रसायनज्ञ यानी रसायन वैज्ञानिक कार्ल विल्हेम द्वारा की जा चुकी थी, किंतु उन्होंने अपने निष्कर्षों को प्रिस्टले के द्वारा प्रकाशित किया, प्रिस्टले के बाद प्रकाशित किया, जिसके कारण जॉर्ज प्रिस्टले को ही इसका श्रेय जाता है। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है, दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो आप बताएंगे ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता पड़ती है। दहन मतलब आग जलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन गैस की। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती, कह रहा कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती, आपको बताना है कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती। तो आप कहेंगे अग्नि कब ज्वलनशील नहीं हो पाती, तो आपका आंसर हो जाता है, जल्दी बता दीजिए, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती, जल्दी बताइए। आपका आंसर हो जाएगा, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 15% से कम होने पे आग ज्वलनशील नहीं हो पाएगी। 15% से अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो आग ज्वलनशील नहीं होगी। कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है, कह रहा कौन सा ऐसा है जो ध्रुवीय यौगिक नहीं है, तो आप कहेंगे CCl4। कौन सा ऐसा है जो ध्रुवीय यौगिक नहीं है, CCl4 ध्रुवीय यौगिक नहीं है। इसका इतना टफ क्वेश्चन आपसे पेट में संभावना नहीं है, तो आप परेशान ना हो, आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ेंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सबसे हल्की गैस है, कौन सबसे हल्की गैस है। ये 16वां आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सबसे हल्की गैस कौन है, हीलियम है। सबसे हल्की गैस कौन है, हीलियम है। या ऐसे पूछ दिया जाता है, जो ऊपर गुब्बारा उड़ के जाता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो आप कहेंगे हीलियम भरी जाती है, ठीक है। उपरयुक्त गैस विकल्प में सबसे हल्की गैस हीलियम है, जबकि सबसे गैसों में सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन होती है। लेकिन ज़्यादातर किसको पूछा जाता है, हीलियम को ही पूछा जाता है, हाइड्रोजन ऑप्शन में नहीं रहता, ठीक है। जब बेरियम क्लोराइड को पतले सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है, दो तत्व हैं, एक है बेरियम क्लोराइड है, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। दोनों को आपस में मिला देते हैं तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। क्या होगा, फैन बनेगा, गाज बनेगी, जो कैसी बनेगी, सफ़ेद बनेगी। किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे जैसी आती है, कह रहा किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे जैसी आती है, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध जो होती है वो सड़े हुए अंडे जैसी आती है। कैसी आती है, सड़े हुए अंडे जैसी आती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस कैसी आती है, सड़े हुए अंडे जैसी आती है। कौन सी गैस चूना पानी को दुधिया बनाती है, कह रही कौन सी गैस ऐसी है जो चूना पानी को दुधिया यानी दूध के कलर का बना देता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। टोटल आपके पास मैं बता दूं 17 PDF लगाए गए हैं। 17 PDF में आपका क्वेश्चन खत्म होगा। हम लोग 10वें नंबर पे चल रहे हैं, तो पूरा करके जाइएगा, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा, कह रहा पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सा तरीका आपका सही है, तो आप कहेंगे क्लोरीनीकरण। कौन है, क्लोरीनीकरण। कौन है, क्लोरीनीकरण है, ठीक है। क्लोरीन डाल देते हैं जिससे वो शुद्ध हो जाता है। भोजन में रसायन किस
उद्देश्य से मिलाया जाता है। भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? संरक्षण के उद्देश्य से। किस उद्देश्य से? संरक्षण के उद्देश्य से मिलाया जाता है। किसके? संरक्षण से बचाने के लिए, ठीक है। और निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आती है? कह रहा किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आती है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, गंदे पानी का सही से निपटान ना करना। गंदे पानी का सही से निपटान ना करने के कारण क्या होता है, उसमें अशुद्धि आ जाती है या कहते हैं गंदगी आ जाती है। जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? क्या उपाय किए जाएंगे? तो आप कहेंगे क्या उपाय किए जाएंगे? निष्क्रियता कार्बन और एयर स्ट्रिपिंग। निष्क्रियता कार्बन और एयर स्ट्रिपिंग की जाती है। आगे बढ़ जाते हैं। खाने का सोडा है, खाने का सोडा क्या है? तो आप कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, 17वां क्वेश्चन। सोडियम बाइकार्बोनेट आपका आंसर होगा। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है? रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। निम्नलिखित में से कौन बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडे का आपका वो बताना है, फार्मूला बताना है। ये भी आपका 18वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। NaHCO3 ये सब हाई स्कूल में दिया गया है, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। NaHCO3 ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, हालांकि यूडीए एलडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? कह रहा है नाइट्रोजन का उर्वरक नहीं है, तो सुपर फास्फेट ऑफ लाइम। सुपर फास्फेट ऑफ लाइम नाइट्रोजन का उर्वरक नहीं है। सुपर फास्फेट ऑफ लाइम नाइट्रोजन का उर्वरक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? प्रशांतक औषध के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे वैलियम का। किसका? वैलियम का प्रयोग किया जाता है। अपमार्जक की बात करें, संश्लिष्ट अपमार्जक सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप कहेंगे यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं। यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं। क्या करते हैं? मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कार्बोनेट का एक रूप है? कह रहा कौन सा विकल्प ऐसा है जो कार्बोनेट का एक रूप होता है? तो कौन है? चूना पत्थर है। कौन है? चूना पत्थर होता है। आगे बढ़ जाते हैं। रासायनिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के विविध में आपका विविध में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। यह एक प्राकृतिक बहुलक है, इसमें लोचदार गुण पाए जाते हैं। क्या होते हैं? लोचदार गुण पाए जाते हैं, जो कि प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण से में योगदान प्रदान नहीं करता? कह रहा कौन ऐसा है जो जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता? तो वो है ओजोन। ओजोन जो है जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मान क्षारीय विलयन में पीएच का प्रतिनिधित्व करता है? कह रहा कौन सा मान ऐसा है जो क्षारीय विलयन में पीएच का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? आपका आंसर हो जाता है 10, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन आपका आगे इस तरफ है। एक सेकेंड, मेथाइल ऑरेंज संकेतक पीएच किस मान सीमा पर अपना रंग देता है? मेथाइल ऑरेंज अपना 3.1 से 4.4 के बीच में अपना रंग देता है। सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है? पानी का पीएच मान किस श्रेणी में आता है? तो पानी का पीएच मान आपका कित में आता है? 6.5 से लेकर के 8.5 के बीच में। पीएच मान आप जानते होंगे, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कहा जाता है, ठीक है, या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कुछ लोग कहते हैं। निम्न में से किस प्रकार के कोयले से सबसे अधिक कार्बन सामग्री मिलती है? ये आपका 19 है। किस प्रकार के कोयले से सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है? कह रहा किसमें सबसे ज्यादा? तो आप कहेंगे एंथ्रासाइट में। किसमें? एंथ्रासाइट में। आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी यानी वुड पल्प से किया जाता है? तो रेयान का निर्माण जो होता है, रेयान कपड़ा है और इसका निर्माण किससे किया जाता है? लकड़ी की लुगदी से किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कह रहा सिंथेटिक फाइबर के संपर्क में, सिंथेटिक फाइबर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अच्छा, प्राकृतिक फाइबर से सस्ता होता, सही है। प्राकृतिक फाइबर से सशक्त होता, ये भी सही है। प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ होता है, यही आपका गलत है। प्राकृतिक फाइबर से ज़्यादा टिकाऊ होता है। सिंथेटिक वाला जो आता है कपड़ा आपका, वो ज़्यादा टिकाऊ होता है, ठीक है, तुलना में प्राकृतिक वाले से, सूती कपड़े के, ठीक है। दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहा जाता है। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहा जाता है। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। एक कमजोर एसिड व सशक्त बेस के बीच बने नमक का पीएच मान क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे 10 होता है। देखिए पीएच मान क्या होता है? पीएच मान जो होता है 0 से लेकर के
14 तक की डिजिट दी होती। 7 क्या होता है आपका उदासीन होता है, 7 क्या होता है उदासीन होता है, ठीक है। 1 से 0 से लेकर के 7 तक आप जाते हैं तो इसमें क्या होता है अम्ल बढ़ता है, क्या बढ़ता है अम्लीयता बढ़ती है, अम्ल बढ़ता है। और 7 से 14 तक क्या होता है क्षार बढ़ता है। तो कह रहा है एक प्रबल, देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है 10 हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं। कह रहा है कौन सा ऐसा है जो कीमती पत्थर है और तत्व से बना है लेकिन एक यौगिक नहीं है। तो आप कहेंगे हीरा। एक तत्व से बना, कार्बन से बना लेकिन यौगिक नहीं है, याद रखिएगा। हीरा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है। कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है। तो आप कहेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम। कौन, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे आ जाते हैं यहाँ पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है। वाष्पीकरण में क्या होता है द्रव जो होता है पानी भाप के रूप में बन करके उड़ जाता है, ठीक है। अगला संघनन जल प्रक्रिया में कौन सा है। संघनन के बारे में बताइए। तर जो होता है वाष्प जो होता है वो किस में बदल जाता है ठोस में। वाष्प किस में बदल जाता है तो वाष्प तरल में बदल जाएगा। वाष्प किस में बदल जाता है, वाष्प अवस्था किस में बदल जाती है तरल अवस्था में। आप देखते होंगे ठंडी के दिनों में ओस पड़ती, पत्तियों पे ओस पड़ती, फिर वहां से बूंद बूंद टपकता है, तो भाप किस में बदल जाती है तरल में। इसे क्या कहते हैं संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं संघनन कहते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का महत्वपूर्ण पहलू है। कह रहा कौन सा चक्र ऐसा पृथ्वी पे, तो ये महत्वपूर्ण पहलू जल चक्र। कौन सा, जल चक्र। प्राकृतिक गैस का मुख्य तत्व क्या है। प्राकृतिक गैस का मुख्य तत्व कौन है, मीथेन है। कौन है, मुख्य तत्व मीथेन है, ठीक है। कि यहाँ पे हमने ऊपर ऊपर हमने एक प्रश्न किया था, खाना पकाने में गैस की 90% से अधिक मात्रा रहती है, और हमने यहाँ पे ऑप्शन में ब्यूटेन दिया है। मैंने आपको ब्यूटेन बताया और फिर मैंने बताया कि यह क्वेश्चन गलत है, ठीक है। ब्यूटेन इतना नहीं होता। आपका आंसर क्या होगा, मीथेन होगा, जो कि यहाँ पे आंसर गलत दिया गया। वही प्रश्न सेम रिपीट हुआ है यहाँ पे, देखिए। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पेज नंबर आपके 16 पे था, तो एक सेकंड रुक जाइए, मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ पे। पेज नंबर 16 पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए 1 मिनट आने वाला प्रश्न आपका, और यह प्रश्न आपका यहाँ पे रहा, ठीक है। कह रहा प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व कौन है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व जो होता है वो कौन होता है, मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व कौन है, मीथेन है। यह कितना होगा 90%, 87 से 90%। प्रश्न वहां पे ये पूछना था, लेकिन यह प्रश्न वहां पे चेंज करके थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाए सब, और ये गलत हो गया। देखिए प्राकृतिक गैस का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत्यु जीवाश्म से होता है, जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। यह ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम कुओं से निकलती है, जो 87 से 92% मीथेन उच्च हाइड्रोकार्बन पे प्रतिशत से मिलकर के काम करती है। तो आप याद रखेंगे, ठीक है, मीथेन सबसे ज्यादा होता है। जल निर्माण का निम्नलिखित में से सही समीकरण क्या है। जल के बनने का सही समीकरण क्या होता है, तो 2H2 और प्लस O2 मिलकर के क्या बनाता है, 2H2O बनाता है। क्या बनाता है, 2H2O का निर्माण करता है। आवर्त सारणी में लंबे आकार के फ्लोरीन किस ग्रुप और पीरियड क्या है, पीरियड्स में स्थित होते हैं। तो आप कहेंगे ग्रुप 17 और पीरियड 2 होता है, ठीक है। खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है, वे दोनों के नाम क्या हैं। उन दोनों के नाम क्या हैं, तो मरकरी है और साइनाइड है। दोनों के नाम क्या है, मरकरी है और साइनाइड है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे आपका क्वेश्चन आ जाता है, नगर पालिका में कूड़े कचरे एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं। इस फर्नेस को क्या कहते हैं, इंसिनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इंसिनरेशन कहा जाता है। सीएनजी को वाहनों में अधिक ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। कह रहा कितने किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है, तो आप कहेंगे 200 से 250 वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। आप याद रखेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना 200 से 250 तक, ठीक। बायोगैस का मुख्यता पाई जाती है। बायोगैस किस में पाई जाती है, तो बायोगैस पाई जाती है मीथेन में। किस में पाई जाती है, मीथेन में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, मीथेन में पाई जाती है, ठीक है। फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता तो उत्पाद PH3 और NaH2PO2 देता है। यह अभिक्रिया एक उदाहरण है, किसकी उदाहरण है, तो आप कहेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन की। किसकी, ऑक्सीकरण और अपचयन की उदाहरण है। उसके बाद अंतिम PDF आपके सामने है, पूरा क्वेश्चन करके लाइक करके शेयर करके तब जाइएगा। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं, कह रहा जब जल खुद किसी रासायनिक तत्व या
खनिज के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं यही आपको बताना होगा। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जल योजन। क्या कहते हैं? जल योजक कहते हैं। क्या कहते हैं? जल योजन कहते हैं। जब किसी पदार्थ से जल की रासायनिक अपक्रिया होती है, अर्थात जब जल के अणु किसी अन्य अणु आयन के साथ जुड़ जाते हैं तो उसे जल योजन कहलाता है। अल्फा किरणें हैं। अल्फा किरणें क्या हैं? हीलियम के नाभिक। अल्फा किरणें क्या हैं? हीलियम के नाभिक होते हैं अल्फा किरणें। धनावेशित अल्फा कणों की से बनी हैं। यह अल्फा कण के 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम 4 परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये आपका न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। सिंथेटिक ऑक्सीन है। सिंथेटिक ऑक्सीन क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? सिंथेटिक ऑक्सीन किसे कहते हैं? आपको बताना होगा सिंथेटिक ऑक्सीन किसे कहते हैं। तो NaA यानी नेप्थलीन एसिटिक एसिड, नेप्थलीन एसिटिक एसिड तथा 2,4-D, ठीक है, डाइक्लोरोफिनॉक्सिन एसिटिल एसिड कृत्रिम ऑक्सीन होता है। NaA हार्मोन्स का प्रयोग छिड़काव फलों के गिरने के लिए रोकने में करते हैं। कह रहा है जब फल गिरने लगते हैं तो उसे रोकने के लिए किया जाता है, ताकि फल गिरने ना पाए और हमारी फसल खराब ना होने पाए, उसे रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा जाता है? कह रहा किसमें से 5 गैर धातुओं को रखा जाता है? आपको आंसर बताना होगा। 5 गैर धातुओं किस में रखा जाता है? आवर्त में। किस में रखा जाता है? आवर्त 3 में। ठीक है, रासायनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरे आवर्त में 5 गैर अधातुओं को रखा गया है, जिनका नाम सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? कह रहा कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल जो होता है किससे तरल अवस्था से वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जल का तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा होता है। पौधे में वायु विभाग द्वारा जल को वाष्प बनाकर उड़ने की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है और किसी द्रव के वाष्प में परिवर्तित वाष्पीकरण कहलाता है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है, कितनी होती है? तो आप कहेंगे कितनी होती है? 4 होती। कितनी होती है? 4 होती है। और उसके बाद आच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु में नमी अवशोषित करने के गुण को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे प्रस्वेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्वेदन कहते हैं। इस प्रकार से आपका जितना भी क्वेश्चन था वह क्वेश्चन केमिस्ट्री के जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में, UP-SSC के गठन से लेकर के आज तक के सभी प्रश्न यहाँ पे एक एक करके आपके बता दिए गए। मैं आपको बता दूं चैनल आपके लिए बहुत सारे कार्यक्रम कर रहा है। आगे आपके लिए बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।